चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस शो में वीरू और मैं तो हैं ही, और हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश कावा जी और राजेश पालवे जी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे। उसके बाद साल 2026 के मार्केट आउटलुक पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से बातचीत होगी और टेक्निकल्स पर बात करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम में आज एक और स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पर अब निवेशक फंसे हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर, और मार्केट में देखिए रिकवरी नहीं टिक रही है कोई भी। निफ्टी हालांकि अभी भी 25,900 के ऊपर है। कल का लो और आज का लो एकदम सेम है, लेकिन अब ये बस टूटने वाला है। किसी भी मोमेंट 25,900 टूटने की तैयारी कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर भी हम 59,000 के काफ़ी करीब हैं। 59,090 पर हैं हम इस समय। 59,087 का लो था। डे लो पर बैंक निफ्टी आया। और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी प्रेशर है। मिड कैप करीब 0.5% नीचे है। स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, तो वो अभी डिक्लाइंस के फेवर में है। ऑलमोस्ट 2:3 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, सबसे ज़्यादा प्रेशर में जो स्टॉक्स हैं उनमें एक्सिस बैंक करीब 3-3.5% नीचे। आज इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर डाल रहा है एक्सिस बैंक। रिलायंस की वजह से काफ़ी प्रेशर है मार्केट के ऊपर। इसके अलावा इटर्नल, ये निफ्टी का सेकंड टॉप लूज़र, करीब 3% नीचे। PB फिनटेक, भारत डायनामिक्स यहाँ पर गिरावट है। BSE 2 दिन से फिसल रहा है, 2% नीचे BSE इस समय। वोडाफोन आइडिया कल 12 रुपये हिट करके वन वे डिक्लाइन है वोडाफोन आइडिया में, और अब देखिए 11 रुपये 15 पैसे पे आ गया। करीब 0.25% नीचे इस समय आपको वोडाफोन आइडिया ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है जो स्टॉक्स, उनमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 2.7% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर करीब 2.5% ऊपर। एवेन्यू सुपर मार्ट्स करीब 1.5% ऊपर। और ब्रिटानिया यहाँ पर भी अच्छा मूव है, करीब 1.5% ऊपर इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में राजेश पालवे जी, गावा सर, विकास सालुंके और नीलेश जैन मौजूद हैं। वीरू, ट्रेड्स की शुरुआत करें। जय विकास, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के मॉर्निंग के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला, बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। एस्ट्रल मुझे स्ट्रांग लग रहा है, 1435 के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1410 के स्टॉप लॉस इसको बाय किया जा सकता है। 1490 का टारगेट ऊपर में देखने मिल सकता है, तो पहला मेरा बाय कॉल रहेगा एस्ट्रल यहाँ पे करंट रेट पे। दूसरा है SRF में हमने वीकली चार्ट पे लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट देखा था, और वहां पे मुझे लगता है एक मोमेंटम जो है वो अभी भी ये मार्केट में पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। तो 3140 के टारगेट के लिए यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। 2970 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो SRF मुझे स्ट्रांग लग रहा है ये मार्केट में भी, जहां से 3140 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। ओके, चलिए आप चलते हैं नीलेश जैन के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, यहाँ पर बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। देखिए, सेटअप नेगेटिव है। काउंटर ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पर यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलो अप मूव ऑन द लोअर साइड इस काउंटर को 2500 तक ले जा सकता है। 2650 आज के दिन का उच्चतम स्तर है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड 2500 से 2450 तक की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं एक कॉन्ट्राबैट खरीदारी वाला स्टॉक है वो है टाइटन। लगातार यहाँ पर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मार्केट की वीकनेस के विपरीत ये काउंटर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। इनफैक्ट तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी टाइटन के फ्यूचर्स में, जहां पर हम ऊपरी स्तर पर 3960 एंड 4020, 3960 और 4020 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 3860 का। ओके, चलिए अब ये हो गई फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। गावा सर, आपकी दो ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? मेरा ध्यान है एक कोलगेट पर। कोलगेट पे एक ब्रेकआउट मिला है और अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेड करा 2188, तो आप लगाएंगे 2180 का, करीब 8 रुपए का है। तो मेरे ख्याल से 2200 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बनता है, वहां पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन अपूम है यहाँ पर कोलगेट में। सेकंड स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर से, वो है HDFC लाइफ। लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है मिलेगा भी।
ट्रेड करा 779 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 774, 4-5 रुपए का स्टॉप है, 4-4.5 रुपए का, टारगेट 790 पॉसिबल है एचडीएफसी लाइफ। ओके, एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है। राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो अनुज जी, यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है उसमें अशोक लीलैंड यहाँ पे एक पसंद आ रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में देखें तो यहाँ पे हायर साइड पे ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। 175 की अपसाइड के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 161 का स्टॉप लॉस होगा। एंड सेकंड स्टॉक एसआरएफ पसंद आ रहा है। एसआरएफ में हमें लगता है एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, एंड देन 3070 3080 के अपसाइड के टारगेट के लिए फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 2995 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। लगाओ यार। राजेश जी, एसआरएफ एक्चुअली लिया जा चुका है, तो अभी लिया गया है, तो कोई और ट्रेड अगर सजेस्ट करना चाहें तो आई थिंक फिर फेडरल बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फेडरल बैंक भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। हायर साइड से एक इनिशियल डिप तो जरूर मिला है, लेकिन हमें लगता है 260 इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे फेडरल बैंक इस डिप में बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260। टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 270 272 के आसपास। ओके, चलिए, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई इस समय की। अब बात करते हैं हमारी खास सीरीज़ ये कहाँ फंस गए हम। इसमें आज एक और स्टॉक गो फैशन, जो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 68% टूट चुका है और आईपीओ प्राइस के मुकाबले भी करीब 30% नीचे। आइए आशीष से जानते हैं, एक बार स्टॉक दिखा दीजिए प्लीज़ इसका, कि क्या हुआ है गो फैशन में। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें निवेशकों का ना सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़्यादा टेस्ट हो गया, क्योंकि ये आज का आईपीओ नहीं है। काफ़ी समय हो गया। नवंबर 2021 में एक कंपनी आई थी और बड़े हाइप के साथ आई थी, बड़े महंगे वैल्यूएशंस पर आई थी, और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाई से 68% नीचे है। 2021 का आईपीओ अभी भी अपने भाव से 30% नीचे चल रहा है। और दरअसल कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि विमेन के जो बॉटम वेयर ब्रांड्स होते हैं इसमें मार्केट लीडर है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, लेकिन ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। क्या कारण है जो चल नहीं पा रहा है? इसके पीछे अगर आप देखें तो जो ट्रिपल एसजी ग्रोथ है बड़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रही है और लगातार बहुत कम है। यानी FY 23-24 तक अगर आप देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ आती थी, लेकिन पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट -4% की ट्रिपल एसजी थी। क्वार्टर 1 FY 26 -2%, क्वार्टर 4 FY 25 2%, और उससे पहले वाले क्वार्टर में 0% ग्रोथ मिसिंग है और एक बहुत बड़ा की कंसर्न है। और इसी को एड्रेस करते हुए जो पहले FY 26 के लिए स्टोर एडिशन की गाइडेंस कंपनी दे रही थी 120 की, अब इसे घटाकर 80 से 90 कर दिया है। और कंपनी खुद कह रही है कि जब तक ट्रिपल एसजी बेहतर नहीं होती तब तक मार्जिन्स को बचाने के लिए अब अपने केपेक्स के प्लान्स को, एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। साथ ही दिक्कत यह है कि इन्वेंट्री लगातार पाइल अप होती जा रही है, माल बिक नहीं रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो इन्वेंट्री डेज रेशियो है ये तकरीबन 336 दिनों का है। ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिहाज से 336 डेज का इन्वेंट्री डेज का रेशियो अपने आप में बड़ा नेगेटिव बताया जाता है। एबिटा ग्रोथ के लिहाज से देखें डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब आप क्वार्टर 2 FY 26 में सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, क्वार्टर 1 FY 26 में 4% की डी ग्रोथ, क्वार्टर 4 में हल्की ग्रोथ, क्वार्टर 3 FY 25 मात्र 3% की ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई। और साथ में अगर आप देखें तो दिक्कत की बात ये भी है कि लगातार डेट भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप में कंसर्न है। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही, ग्रोथ मिसिंग है। महंगे वैल्यूएशन पर आईपीओ आया था और नतीजा ये कि स्टॉक में आई है सिर्फ और सिर्फ गिरावट। ओके, तो जनाब एक और स्टॉक जिसमें आप फंसे, इसीलिए अगर आप देखें थोड़ा कहते हैं ना मैं तोल मूल के आगे बढ़ रहा है। गो फैशन आपकी स्क्रीन पे 468 पे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी पूरी अगर आप देखें अब तक की चाल का लेखा चुका प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बीच आपको थोड़ा सा बता दें कि निफ्टी ने इंट्राडे में एक बार करीब 25,900 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट किया था और हम लो लगा के आए करीब के 25,880 का। और निफ्टी बैंक अभी तक 59,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, बट थोड़ा ज़्यादा पेन है। प्रेशर पॉइंट्स जो एक्सिस बैंक था, आपकी स्क्रीन पे लिखे आइएगा 1239 गजब। अगर आप देखें तो यहाँ पे वायलेशन है। आज विकास आपका टेक क्या रहेगा एक्सिस बैंक पे, जिस तरीके से क्रैक हुआ और फर्स्ट टाइम पोस्ट
12 सितंबर इतना बड़ा क्रैक जाके 50 डेमा को टेस्ट करना लग क्या रहा आपको इस पे? जी वीरेंद्र, अगर देखोगे तो 2 दिन पहले एक यहाँ पे एक सेटअप पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन जिस हिसाब से आज उसने क्रैकडाउन किया है, जो इम्पोर्टेंट बेस लेवल था उसका 1240 और 50 के आसपास का, उसको भी इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में 1209 1210 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिलेगा, लेकिन अगर ये 1240 के नीचे ही ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में अभी उसको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 1250 के आसपास का। लेकिन ओवरऑल जो सेटअप है अभी के लिए इंट्राडे में मुझे थोड़े वीकनेस ज्यादा लग रहे हैं। 1210 के आसपास का, 1200 के आसपास का एक नीचे की तरफ जाने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ओवरऑल सेटअप नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे, जिस हिसाब से ब्रेकडाउन दिया है, तो ओवरऑल टेक्निकली यहाँ पे वीकनेस बढ़ सकती है। टेक्निकली यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, मार्केट में भी काफ़ी वीकनेस बढ़ गई है अब। और देखिए अब 25,900 के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बात करते हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से, उनसे जानते हैं कि उनकी मार्केट पर अब इस समय क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्या व्यू लग रहा है मार्केट पर, क्योंकि जैसे ही लगता है कि रिकवरी आ रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। और देखिए अभी 2 दिन पहले हम 26,200 के करीब थे, आज हम फिर 26,000 के नीचे आ गए। क्या व्यू है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर? तो देखिए अभी जो चल रहा है ना, वो समुद्र मंथन हो रहा है। 26,500 से लेके 25,500 की रेंज है निफ्टी में, और इस रेंज के अंदर एक मंथन हो रहा है, सत्यार्थ का साक्षात्कार हो रहा है। और इसके अंदर से ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ी बड़ी तेजी के भी पैटर्न्स निकल रहे हैं और अच्छे खासे करेक्शन के भी पैटर्न्स निकल रहे हैं। तो अभी चूंकि आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, 26,500 से 25,500 की ये जो रेंज है, और उसी प्रकार से बैंक निफ्टी में भी आप ये समझ लो ऊपर में 61,500 की जगह हो गई और नीचे 58,500 की जगह हो गई। तो ये रेंज ट्रेडिंग कर रही है इंडिसेस। साथ ही अगर ग्लोबल मार्केट्स में अब S&P, नैस्डैक और डैक्स ने क्लियर कट 10% का वापस करेक्शन का सिग्नल दे दिया है, और उसी तर्ज पे साथ में कोरिया, चाइना, ताइवान, निक्के भी करेक्शन करेंगे, तो इंडेक्स कभी कभी उनकी सहानुभूति में गैप डाउन खुलेगी, ये रेंज में चल रहा है। पर इस रेंज ट्रेडिंग के इंडेक्स के बिहेवियर में निवेशकों के लिए कहीं बड़े मौके ना छूट जाएं, और ट्रेडर्स के लिए भी जितने स्टॉक्स F&O में कहीं बाई सिग्नल देते हैं, शॉर्ट सेलिंग करने के सिग्नल्स आज भी कम ही है। आज भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा लेके कमाने का मौका है। जो जहर निकल रहा है मिड कैप का या स्मॉल कैप का, वो एक अलग पॉकेट हो गया। ओके, चलिए तो ये इस समय बात हो गई आपकी इंडेक्स पर। इस समय स्टॉक स्पेसिफिक आपकी सबसे बड़ी ट्रेड्स क्या होंगी सुशील जी? बड़ा तो देखो आगे चल के ट्रेड को बाजार बना देता है, पर इस वक्त जहां हमने रिसेंट कुछ नए सिग्नल्स पकड़े हैं, तो देखिए इस समुद्र मंथन की बात के बीच में पहले मैं लॉन्ग सिग्नल्स की बात करूं आपसे। अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस जो हम पिछले हाई से शॉर्ट करके बैठे थे, अब हमारे निवेशकों का हमने दोनों में शॉर्ट कटवा दिया और दोनों में लॉन्ग की सलाह दे दी कि दोनों में एक नया हाई आएगा। उसी तरह जो डालमिया, भारत, श्री सीमेंट और अल्ट्रा सेमको में अच्छे खासे करेक्शन को खाया हमने पिछले हाई से, अब वो शॉर्ट सेल के सिग्नल खत्म हो गए, हमारा शॉर्ट स्क्वायर हो गया, और अब इन तीनों स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल और सेटअप के साथ हमने अपने क्लाइंट्स को इसमें न्यू हाइस के लिए एडवाइस कर दिया। अडानी इंटरप्राइजेस पे आपकी हमारी लास्ट वीक जो बात हुई थी कि कहीं ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं कर दे बाजार को, तो वो अडानी इंटरप्राइजेस में एक अपटिक आ गया है, बॉटम इन प्लेस लगता है। HPCL, BPCL हमारे पिछले मंगलवार की आपकी बातचीत के बाद से 2 नए बड़े बाई ट्रिगर हुए हैं फ्यूचर्स में, और चेन्नई पेट्रो और MRPL, इनकी पब्लिक होल्डिंग्स बहुत लो है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी लो है, सरकार के पास ही ज्यादा माल है। तो ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े अप मूव्स और डाउन मूव्स दोनों दे देते हैं। इनमें एक सब्सटेंशियल करेक्शन के बाद अगली बहुत लंबी चाल का नया सिग्नल आ चुका है। उधर अगर मैं डीमार्ट को देखूं, तो देखिए यहां से सीधे 5600 की अगली छलांग आए, काफी लंबे टाइम तक ये साइडवेज कंसोलिडेट होकर आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और 5600 के बाद भी ये रुके नहीं, छोटा मोटा करेक्शन 5600 से देके 7500 की भी चाल निकल गई, तो हमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। चार्ट बहुत बढ़िया है डीमार्ट की। और जुबिलेंट फूडवर्क्स में टाइम है, क्या पता अगले मंगलवार तक टाइम ले ले वो, जब हम मिलेंगे दोबारा
पर अभी से मैं बता दूं 600 के ऊपर जहां जुबिलेंट फूडवर्क्स चलेगा तो हमारे क्लाइंट्स को निवेश करने की सलाह है कि 600 के ऊपर चले तो आप 1,000 रुपए की चाल के लिए लेके बैठ जाना। उधर अगर आपके पेज इंडस्ट्रीज में 72,000 की चाल वापस शुरू हो गई है तो देखिए चाहे कंज्यूमर स्टोरी बोलो आप, चाहे सेफ्टी ट्रेड बोलो, टाटा कंज्यूमर में भी मान लो 200 रुपए की यहाँ से एक बाइंग की छलांग आ जाए। एशियन पेंट्स जो अपनी 2200 में बात हुई थी 3200 जाएगा, 2950 जाके 2800 का करेक्शन हुआ और अब कल इसमें वापस नया बाई, परसों वापस नया बाई आ गया। वो 3200 की चाल अब आखिरी जो 14-15% की चाल है वो वापस शुरू हो गई। तो ये इतने सारे मैंने आपको जो बाई के ट्रेड्स बताए, वहीं पर अलग-अलग शॉर्ट्स के भी ट्रेड आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डीज हमें लगता है कि यहाँ से 25% घट जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। बायोकॉन 25% घट जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। उसी तरफ ज़ाइडस के अंदर अगर यहाँ से डबल होने का कॉल आ गया या अगर हम सारे स्टील के स्टॉक्स में मंदी पे ही हैं और जो एक हिंडाल्को ने कॉपर के साथ-साथ सिंपैथी में एक रैली करी थी, वो हिंडाल्को में लगता है यहाँ से 100-150 घट जाए। तो अगर एम&एम के अंदर आज ब्रेकडाउन आ गया सॉफ्ट अप ट्रेंड लाइन का और अगर ये नीचे का मोमेंटम गैदर करने लगा तो हम इसको भी शॉर्ट की लिस्ट में डाल देंगे, वहीं टाटा मोटर्स हमारे लिए बाई की लिस्ट में रहेगा। कैश के 2 स्टॉक्स से अनुज आप बार-बार कैश के स्टॉक्स लास्ट कुछ मंगलवार से पूछ रहे थे, तो ट्रेंड के साथ और जब रिवर्सल और सिग्नल बने तब काम होगा। तो हमारे निवेशकों को हमने काजरिया सेरामिक्स बाई करके पकड़ के बैठने की सलाह दी है कि 75 से 80% की चाल 6 महीने में आनी चाहिए और सेरा सैनिटरी वेयर जो इससे भी थोड़ा छोटा स्टॉक है, वो हमने आज सवेरे उनको रिकमेंड किया है चार्ट के एनालिसिस के साथ कि इसको 2 गुना क्या पता 3 गुना की भी चाल आ जाए। एक बार 10,000 की चाल लगती है, वहां हम रिवाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे कि ये 15,000 की चाल है या 10,000 पे कम है। पर 5200 पे अगर 10,000 की चाल है, सेरा सैनिटरी वेयर में आज ब्रेकआउट आ गया तो ये बाई है। इंडेक्स अपनी जगह पे, स्टॉक्स अपनी जगह पे, सेक्टर्स अपनी जगह पे। अच्छा, ये जो रुपये में मूव आ रहा है उसको लेकर आईटी पर कोई व्यू है क्या आपका? मुझे आप माफ करेंगे, मैं अग्रिम क्षमा याचना करूंगा। ये बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी बुद्धिमानी नहीं होती है। देखिए किसी भी आईटी कंपनी के सीएफओ को इस बात की सैलरी नहीं मिलती है कि वो रुपी डॉलर पे सट्टा खेले। उसको इस बात की सैलरी मिलती है कि वो रेवेन्यूज को हेज करे और बैलेंस शीट को प्रॉपरली मैनेज करे। तो एक तो रुपी डॉलर से मैक्सिमम फायदा जो आईटी कंपनीज को ये हो सकता है कि उनकी अगले क्वार्टर की बिडिंग थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी वीजा विद द रिमेनिंग अदर बिडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। कोई इमीडिएटली इससे मुनाफा जंप हो जाएगा और 1-to-1 कोरिलेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सारी कंपनियां हेज करके चलती है। तो अब जितनी भी हद तक उनकी कॉम्पिटिटिवनेस में एक्सपेंशन आएगा, अगर अब यहाँ पे हम रिएक्ट करेंगे, जो रुपी डॉलर की चार्ट मुझे लग रहा है कि डॉलर यहाँ पे रुपी के सामने टॉप आउट हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको भी बोलने वाला हूँ कि डॉलर इंडेक्स में जो छोटा पुलबैक एक करेक्शन 10 दिन का होना था वो हो गया और अब बेतहाशा डॉलर इंडेक्स भागेगा। तो डॉलर इंडेक्स भागेगा तब भी रुपया कमजोर हो, जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करेगा तब भी रुपया कमजोर हो। तो ये बुद्धिमानी की बात नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये मेंटल हो जाने वाले काम है फंडा लगा लगा के। तो रुपी डॉलर की चार्ट लगता है करीब करीब पूरी है, पर उसको यही बोल देना कि ये टॉप हो गया मेरे लिए गलत होगा। शायद मुझे और एविडेंस का वेट करना पड़ेगा। तो मैं रुपी डॉलर को लेकर के आईटी पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगा। जब कोई आईटी नहीं ले रहा था हम ले रहे थे और अब जब सबको आईटी लेना है तो हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट करेक्शन दिखता है, मुनाफा वसूली करके थोड़ा सा साइड में बैठेंगे, पुल बैक आएगा तो हम दोबारा आईटी में एंट्री करेंगे। ओके, पुल बैक आएगा दोबारा एंट्री करेंगे। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उसको थोड़ा एड्रेस कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस बिल में एक नया प्रावधान भी है, वो है कमीशन कैप करने का। अब लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और यतिन से इसका इम्पैक्ट समझेंगे स्टॉक्स पर। यतिन जी बताइए किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं यहाँ पर? लक्ष्मण जी जी, मुझे लगा कि आप यतिन जी से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ पहले खबर बता दीजिए। हाँ, दरअसल ये जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके सेक्शन 40 में सेक्शन 40 में अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है। उसके तहत किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर जो कमीशन होता है उसको कैप करने का अधिकार जो है अथॉरिटी के ऊपर होगा। और बता दूं कि इसमें सेक्शन 2A जोड़ा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही खास वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि पॉलिसी होल्डर के हित में अगर लगता है तो अथॉरिटी इस बात को तय कर सकती है कि कमीशन की अधिकतम सीमा क्या होगी। अथॉरिटी इस बात को तय कर सकती है कि रिवॉर्ड जो दिया जाता है एजेंट को उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी, रिम्यूनरेशन जो होगी उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी। और इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, रेगुलेशन बनाया जाएगा। उस रेगुलेशन को, उस पॉलिसी को अथॉरिटी पहले फ्रेम करेगी और उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन
रिवॉर्ड और ये सारे प्रावधान को लेकर के। यानी ऐसा नहीं कि जिसका जितना मर्जी हो कमीशन दे सके, जिसको जितना मर्जी हो रिवॉर्ड दे सके, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक अधिकतम सीमा होगी। सीमा कैसे तय की जाएगी वो IRDA तय करेगा, और इसके लिए एक मात्र सूत्र वाक्य होगा, वो होगा पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लियरली पीबी फिनटेक इस समय 4-4.5% नीचे है। यतिन, कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस खबर से? बिल्कुल। तो देखिए, हमने रिसेंटली देखा है कि सरकार एक क्लियर फोकस कर रही है इंश्योरेंस फॉर ऑल के लिए, और कहीं ना कहीं जो कमीशंस हैं अभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे कि लक्ष्मण जी बता रहे थे और जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के अंदर ये जो बिल आ रहा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट का, उसके अंदर सरकार ने IRDA को एम्पावर किया है कि वो अब कमीशंस को भी कैप करें पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, ऑब्वियसली। तो जिस तरीके से IRDAI इंश्योरेंस कमीशन फिक्स कर सकती है, उसको कैप कर सकती है, शायद पीबी फिनटेक जैसे एग्रीगेटर्स के लिए ये दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो पॉलिसी एग्रीगेटर्स के लिए भी लागू है और जो पॉलिसी एजेंट्स हैं उनके लिए भी लागू है। तो अब IRDA डिसाइड करेगा कि जो ऑप्टिमम कमीशंस हैं जिससे पॉलिसी धारकों को भी फायदा हो, उस तरीके की कैपिंग अलाउड है। तो ये एम्पावरमेंट है रेगुलेटर को कि वो कमीशंस पे भी ध्यान रख सकते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज खर्च करती हैं, मैनेजमेंट फीस लेती हैं, उसके ऊपर भी आपको एक अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो ये पूरी बात अकाउंटेबिलिटी की है और शेयर होल्डर्स और अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं इनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम कमीशन एजेंट्स की बात करें, कमीशन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जैसे पीबी फिनटेक हो, इनके लिए शायद एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि अगर ये एम्पावर करता है IRDAI को, तो कहीं ना कहीं इसका रेगुलेटर फायदा उठाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कट करके जो पॉलिसी होल्डर हैं इनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश सरकार भी कर रही है और शायद रेगुलेटर भी यही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन और ये खबर एक्सप्लेन करने के लिए। तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन पीबी फिनटेक के लिए शायद थोड़ा नेगेटिव। यहाँ पर स्टॉक इस समय 4.5% नीचे। अब F&O का ये टॉप लूज़र इस समय आपको ट्रेड में नज़र आएगा स्टॉक। ये देखिए, चलिए एक काम करते हैं, अब 2026 की कमाई की थीम पर बात करने के लिए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा को जोड़ लेते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी बताइए, क्या मतलब मार्केट में इस समय देखकर एक लग रहा है कि पता नहीं हो क्या गया है, ये क्यों ऐसा हो गया मार्केट? आपका क्या जवाब होगा इसको लेकर? अनुज, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, स्पेशली जो रूपी का मूवमेंट है वो देख के। आई थिंक 90.8 या 91 के नजदीक जाएगा, ये नहीं सोचा था। और जब तक करेंसी स्टेबल होता नहीं है, जो आउटफ्लो है वो FI का जो है उसका उससे कोरिलेशन, और ट्रेड डेटा भी कल अच्छा आया, तो उसके बाद भी अगर आज थोड़ा स्लिप हुआ है तो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और ये जब है जब डॉलर अराउंड 10% वीक हुआ है अगेंस्ट अदर करेंसीज, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट रहा है। दूसरा अनुज, एक जो इंडिया एक एंटी AI ट्रेड बन गया, कि जहां AI ट्रेड्स थे वहां पैसा गया, चाहे वो US है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो कोरिया है, ताइवान है। आई थिंक उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट जैसे जो अर्ली इंडिकेशन है वो ये है कि AI ट्रेड सॉफ्टन हो रहा है। जैसे जैसे ये सॉफ्टन होगा और एक सर्टेन लेवल पे रूपी भी एंट्री लेवल देगा FIs को, ये रुकना चाहिए। तो आई थिंक ये इस सप्लाई इशू ज्यादा है अनुज, फंडामेंटल से ज्यादा। और उसके अलावा डोमेस्टिक सप्लाई अनुज, आप देखिए, मतलब एक डेटा है कि FIs ने 110 बिलियन एक बेचा है, 110 करोड़ पर आवर बेचा है, पर ट्रेडिंग डे बेचा है। DI सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। तो आप पिछला हफ्ता देख लीजिए, IPO से लेके स्विगी के सप्लाई से लेके, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जो है ये ओवर पावर कर रहा है जो एक लौता सोर्स है वो डोमेस्टिक सेवर्स का, और वो मार्केट पे थोड़ा सा वे कर रहा है। तो दो ट्रिगर्स है। एक, हमें अर्निंग ग्रोथ किसी भी तरह डबल डिजिट चाहिए। एक बार 12-14% अर्निंग ग्रोथ आएगी, आप 2 पैक के नीचे आएंगे, निफ्टी 20-21 के पी पे है, तो 14-15% आता है, तो उससे मुझे लगता है ये ईज आउट होगा। और कुछ नेचुरल इक्विलिब्रियम आता है, जब बाजार अच्छा नहीं करेगा, सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक रहेगा, तो थोड़ा सा सप्लाई भी मॉडरेट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर होना चाहिए, और थोड़ा सा बाजार मुझे ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है, बॉन्ड मार्केट भी, खाली इक्विटी मार्केट नहीं। ओके, तो आपको इक्विटी मार्केट भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है। गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं एक दो बास्केट जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर मैं इंडिविजुअल केसेस को छोड़ दूँ, विद इन FMCG ज़्यादातर स्टॉक्स साइडवेज रहे हैं, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। कुछ पिक किया है गुरमीत हाल फिलहाल में, एंड स्पेशली पोस्ट Q2 नंबर्स, कुछ ऐड किया है इस बास्केट में? ब्रो, कुछ ग्रोथ ही नहीं है। अगर आप लीडिंग प्लेयर्स की बात करें, HUL ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वॉल्यूम्स फ्लैट हो सकते हैं इस क्वार्टर। आप डाबर देखिए, आप
जो भी मेजर एफएमसीजी नेम्स हैं टॉप 5 वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है ही नहीं है। और जीएसटी कट का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके एसेंशियल्स हैं। तो आपको अगर अगर मान लीजिए सोप का बार 20 रुपए अगर 19 से 19.5 हो गया, उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाला है सोप्स का। तो जो वॉल्यूम है वहाँ ग्रोथ नहीं है। जहाँ पे थोड़ी बहुत भी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जैसे मैरिको में आई है, उनका फूड बिजनेस अच्छा कर रहा है, सिलेक्टिवली थोड़ा सा टाटा कंज्यूमर में आई है, जहाँ भी थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ आया है वहां बाजार ने ठीक ठाक रिवॉर्ड किया है। तो हमारा जो झुकाव है वो प्रीमियम कंजम्पशन पे ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा है, अप्लायंस मेकर्स पे है, हॉस्पिटैलिटी पे है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे है, उस पे ज्यादा है। एफएमसीजी कंपनीज में नहीं, आप आईटीसी भी देख लीजिए, हालांकि उसमें सिगरेट प्रेडोमिनेंट है, लगभग उसी भाव पे है पिछले 1-2 साल के। तो जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा, ये जो वैल्यूएशन आपको लगता है कि 2-3 साल से कुछ हुआ नहीं है, वो एक तरीके का ट्रैप है, क्योंकि पी मल्टीपल अभी भी 40-50-60 का है। जी हाँ, ग्रोथ नहीं है जनाब, और ये चिंतित कर रहा है गुरमीत जी को ग्रोथ। ऐसे में मतलब एक स्पेस और आता है, दैट्स आप न्यू एज स्टॉक्स को देखिए। एक ज़माने में हम, और अभी तक इनकी ग्रोथ, इनकी सेल्स ग्रोथ को लेकर बहुत, अगर आप देखें इनके मुरीद रहा है बाजार। तो आप ऐसे में इस प्राइस ड्रॉप को, और जिस प्रकार की प्राइस कूल ऑफ हुआ है उसके बाद, क्या ये कूलिंग ऑफ आपको आकर्षित कर रही है टनल की तरफ एक बार फिर से गुरमीत? कुछ पॉकेट्स में वीरू, जैसे हमें फॉर एग्जांपल ग्रो बहुत अच्छा लगता है। लिस्टिंग के बाद लगभग आई थिंक 190-200 के नजदीक गया था, अभी करीबन 145-50 की रेंज में है। आप देखिए पिछले क्वार्टर जो सिप्स रजिस्टर हुई, 45% एसआईपीज ग्रो पे रजिस्टर हुई। तो एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस बना रहा है। ये मैं इंक्रीमेंटल सिप्स की बात कर रहा हूँ। ब्रोकिंग 80% रेवेन्यू है ही। एसेट मैनेजमेंट आर्म अब उसकी धीरे धीरे शेप अप कर रही है। उनका भी एक और एनएफओ आ रहा है स्मॉल कैप में, मल्टी कैप फंड भी उन्होंने लॉन्च किया था। धीरे धीरे एमसी बिजनेस भी स्केल होगा, क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस है कि काफी ज्यादा क्रॉस सेल और अपसेल होगा, और वर्टिकल्स इंक्यूबेट होंगे, कमोडिटी ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ, और ये हाई बीटा प्ले है। जब बाजार रिकवर करेगा तो स्टॉक तो अच्छा करेगा ही करेगा, और कैपिटल मार्केट सेंटीमेंट से भी, क्योंकि कैपिटल मार्केट प्ले अच्छा कर सकता है। तो ग्रो हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा सेलिंग बढ़ी है क्विक कॉमर्स में, क्योंकि मार्केट को ही लग रहा है कि डिस्काउंट बढ़ेगा, मार्जिन्स पे और प्रेशर आएगा। स्विगी ने फंड रेज किया, जेप्टो ने फंड रेज किया है। बट इसमें होता क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि जो एक बार 50% मार्केट शेयर क्रॉस कर लेता है वो बहुत डोमिनेट हो जाता है। ब्लिंकिट लगभग 46-47% पे है। तो हम थोड़ा वीकनेस में आप इटर्नल को भी दे सकते हैं। हालांकि अगले क्वार्टर का नतीजा शायद हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो, बट थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। पेटीएम भी हमारे पोर्टफोलियो में काफी फोकस नजर आ रहा है उनके बिजनेस में अब। तो ये न्यू एज बिजनेसेस का बास्केट है, और हम और भी अच्छे एरियाज को ट्रैक कर रहे हैं। तो लगभग 10% वेट हम न्यू एज बिजनेसेस को पोर्टफोलियो में दे रहे हैं। ऑल राइट, चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 2026 के लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट डे लो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, 25,900 के वापस ऊपर आया। आज का लो देखिए आप, 25,879, 25,875 का हमारा एक स्टॉप था। अभी तक तो उसके ऊपर है, लेकिन टेक्सचर बहुत ख़राब है मार्केट का, एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब है। इस शो को समेटेंगे और इसके बाद श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।